सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम अपने वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के, जिसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल में डिवाइड कर दिया है। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच कर रहे हो, वो सारे के सारे इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जानने के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हम अपने अमेजिंग से सेशन को विद इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज द द्रोना। तो भाई सबको डर लग रहा होगा कि फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन एकदम निल है। तो भाई वो नील प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है 45 डेज का क्रैश कोर्स का बैच, जिसमें आपका पूरा का पूरा 9th का सिलेबस, वो चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी की हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो ही क्यों ना हो, सब कुछ खत्म होने वाला है कितने दिन में? जस्ट 45 डेज के अंदर। तो भाई 45 डेज में होने क्या वाला है वो आपको बताती हूँ। इन 45 डेज में आपका पूरा का पूरा क्लास 9 का सिलेबस आपके सारे मास्टर टीचर्स कंप्लीट करवाएंगे एंड 15 फेब से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस फॉर योर फाइनल एग्जाम्स खत्म होने वाला है। व्हाट हैपेंड कुल्लू सर? हाफ एन आवर लगेगा। क्या हुआ कुल्लू सर? मजा आ रहा हूँ। बाय। तो देखो भाई 15 फेब से पहले आपका पूरा का पूरा ये क्लास 9 का सिलेबस खत्म होने वाला है एंड लेट मी टेल यू एक इंफॉर्मेशन की 3rd जैन से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि होने वाली है लाइव। तो भाई 3rd जैन को सबसे पहली मेरी ही क्लास थी जिसमें मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की क्लासेस ली थी एंड लेट मी टेल यू वो सारे बच्चों ने लाइव मुझसे अपने डाउट्स पूछे थे, जो कि मैंने क्लियर किए। लाइव हम लोगों ने क्विजेस करी थी एंड लाइव हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपको भी मेरे साथ अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसका जो लिंक है वो इस तरीके से आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जब आप इसको ऐसा क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा एक पेज प्यारा सा ओपन होकर के आएगा, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि आपकी क्लासेस लाइव हो रही हैं। स्टडी मटेरियल की पीडीएफ भी अवेलेबल होगी आपको। इवन फुल सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो या फिर एसएसटी हो। सबसे फर्स्ट क्लास मेरी ही थी और आपकी निकिता मैम की थी, जिसमें आपसे बच्चों ने बहुत सारे मेरे डाउट्स, उनके डाउट पूछे थे और मैंने सच में वो क्लियर किए थे। चाहे आप उनसे वो रिव्यू ले सकते हो। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो इस तरीके से बाय फुल कोर्स आप कर सकते हो। बैच का प्राइस जस्ट 3000 रुपीज़ है भाई, 3000 रुपए के अंदर अंदर पूरा का पूरा 8 सब्जेक्ट का सिलेबस एकदम फुल एंड फाइनल खल्लास होने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो भाई इस बैच की क्या होने वाली है कि सारे के सारे क्लासेस आपके लाइव हैं। लाइव आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, लाइव आपकी क्विजेस होने वाली हैं एंड लाइव आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने ये सारी चीज़ें लाइव ली थी 3rd जैन को। ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड है। अगर आप चाहते हो क्लासेस आपसे ना मिस हो तो जल्दी से जल्दी ये कोर्स आप लोग ले सकते हो। तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद ऑल द इंफॉर्मेशन। तो भाई द्रोना के बाद आपके पास एक और चीज अवेलेबल है, दैट इज द मॉक टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज। तो इसका भी लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। वो चाहे एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स का बेसिक मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर हो, सारे ही मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है, वो भी 0 कॉस्ट में। तो भाई 0 पैसा में तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जरा प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन ले लिया जाए कि यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। द सीक्रेट ऑफ इट्स सक्सेस, योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। भाई यो डेली रूटीन जो आपका चल रहा है ना, जिसकी वजह से आप रिविजन नहीं कर पा रहे हो, वो डेली रूटीन का सबसे अच्छा तरीका मैंने चेंज करने का आपको बता दिया है। और जब आप वो चेंज करोगे ना तो अपने आप ही भाई फाइनल एग्जाम्स में फोड़ने के लिए रेडी हो जाओगे। बाकी चॉइस इज योर्स।
चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इजी टॉपिक। इजी टॉपिक्स के हम इजी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड हियर इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड इट इज ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। Which one is an oil yielding plant among the following? अच्छा, इसमें से कौन सा ऑयल यील्डिंग प्लांट है? तो भाई लेंटिसिल, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर या फिर हिबिस्कस, क्या होना चाहिए? बताओ बताओ बताओ, क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट बोला है, सनफ्लावर इज द करेक्ट आंसर। सनफ्लावर से आपको सनफ्लावर ऑयल मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। Which one of the following species of honey bee is an Italian species? भाई इटालियन स्पीशीज का आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है, तो कौन मुझे बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट बोला है, एपिस मेलिफेरा इज द करेक्ट आंसर। एपिस मेलिफेरा इज द करेक्ट आंसर। उसी को ही हम इटालियन बी, हनी बी भी बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कि कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ठीक है, एक तो मिल्क प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर वर्क, मीट प्रोडक्शन या फिर एग प्रोडक्शन। तो इसमें से क्या क्या ऑप्शन सही होने चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से क्या क्या ऑप्शन सही होने चाहिए? तो भाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो हम करते ही हैं, एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी करते हैं एंड मीट प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, what do we get from cereals, pulses, fruits and vegetables? हमें इन खाने से क्या क्या मिलता है? तो अगर मैं बात करूं आपके सीरियल्स की, तो भाई सीरियल्स आपका सबसे मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका सोर्स होता है? कार्बोहाइड्रेट का। वो आपको प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस की बात करूं तो दाल होती है। दाल हमें क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटीन्स। एंड अगर मैं बात करूं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, अगर मैं बात करूं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो ये दोनों आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये आपको प्रोवाइड करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो भाई ये सब चीजें वो आपसे पूछ रहा था, जो मैंने आपको बता दी। सिंपल। तो भाई सीरियल जो होता है आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, पल्सेस आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं रिच सोर्स ऑफ होते हैं वो विटामिन्स एंड मिनरल्स के, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो बस वो इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। ठीक है, moving ahead with the next question, how do biotic and abiotic factors affect the crop production? तो भाई बायोटिक फैक्टर्स की बात करूं तो बायोटिक फैक्टर्स आपके लिविंग फैक्टर्स होते हैं। दैट मींस बैक्टीरिया हो गया आपका, ठीक है, पेस्ट हो गए आपके, वीड्स हो गए आपके, एंड वायरसेस हो गए आपके, फंगस हो गए आपके। तो भाई ये सारे आपके बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, डिसीज करने का काम करते हैं। और डिसीज क्रॉप को जब आप मार्केट में बेचने जाओगे तो ठन ठन गोपाल कुछ पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी खराब क्रॉप को कोई खरीदना नहीं चाहेगा। आप खरीदोगे ऐसी डिसीज वाली क्रॉप, क्यों? क्योंकि भाई ये क्रॉप के साथ आपको भी तो बीमारियां हो सकती हैं, तो ऐसी डिसीज क्रॉप को कोई भी नहीं खरीदता है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं आपके एबायोटिक फैक्टर्स की, अगर मैं बात करूं एबायोटिक फैक्टर्स की, तो एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर आ जाता है आपका, ह्यूमिडिटी आ जाती है आपकी, सनलाइट आ जाती है आपकी, इवन पानी भी आ जाता है कि अगर सुनामी की वजह से, पानी की वजह से आपकी क्रॉप खराब हो रही है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अपने क्रॉप को सनलाइट में रख दिया, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर या इतना ऐसा टेम्परेचर हो गया जहाँ पे उसको पानी ही नहीं मिल रहा है, तो आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी? सूख करके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऐसी क्रॉप को तो आप वैसे भी बेच नहीं पाओगे और आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं होगा, जिससे आपका इकोनॉमिकल लॉस तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो भाई देख रहे हो बायोटिक फैक्टर्स में वेराइटी ऑफ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि पेस्ट, नेमाटोड्स मतलब वर्म्स होते हैं आपके, पैथोजेंस, वीड्स वगैरह आ जाते हैं जो कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं।
पेस्ट आपके एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एबायोटिक फैक्टर्स में सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब जो सॉइल होती है वो आपकी खारी हो जाती है, नमकीन हो जाती है, और उस नमकीन सॉइल में आपका कोई भी पौधा नहीं ग्रो हो सकता। टेम्परेचर, ये सारी ही नेचुरल कैलामिटी जैसे कि ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, ये सब आपके क्रॉप्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स हो गए। एंड बायोटिक फैक्टर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। Moving on to the next question कि what are the desirable agronomic characteristic for crop improvement। agronomic characteristic का मतलब होता है कि उनकी टॉलनेस और ड्वार्फनेस की बात हो रही है। कुछ बहुत प्लांट्स हमको लंबे चाहिए होते हैं, कुछ बहुत प्लांट हमको छोटे हाइट के चाहिए होते हैं। तो जब हमको ऐसे ही पौधे मिल जाते हैं, उसी को ही हम डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके टॉलनेस जो होती है आपकी फॉडर के क्रॉप्स में मिलती है। फॉडर मतलब चारे वाली जो क्रॉप्स होती है, जो हम गायों को खिलाते हैं चारा, भैंसों को और गायों को चारा खिलाते हैं, तो उनको हम कहते हैं फॉडर क्रॉप्स। तो वो फॉडर क्रॉप्स हमको लंबी लंबी चाहिए होती हैं हाइट में, जबकि आपकी जो सीरियल क्रॉप्स होती है वो हमको उनके प्लांट छोटे चाहिए होते हैं, ड्वार्फनेस चाहिए होती है, उनमें छोटी हाइट चाहिए होती है। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। Now moving ahead with the next question कि what are macro and macronutrients and why they are called macronutrients। भाई macronutrients देखो, macro का मतलब more in number, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है मोर इन नंबर। तो भाई जब हम लोगों को जो टाइप के न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और इसीलिए यही रीजन है हम उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी क्रॉप को या फिर आपके प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। आपकी क्रॉप को या आपके प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन टाइप के न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनकी लार्ज क्वांटिटी की वजह से उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बस उनके नाम में ही उनका मीनिंग छुपा हुआ है और कुछ नहीं है। Now moving ahead with the next question कि why should preventive measures and biological methods be preferred for protecting crops। तो देखो, why should preventive measures and biological control methods be preferred for protecting crops। एक बात बताओ, क्रॉप्स को आपके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स डैमेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों ही खराब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। तो इसी डैमेज से बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि हमको पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ता है, वीड को हटाने के लिए वीडिसाइड्स यूज करना पड़ता है, ठीक है। और जो जहाँ पे आप अपनी क्रॉप्स को स्टोर करके रखते हो, वहाँ पे कोई पेस्ट वगैरह, रोडेंट्स वगैरह आकर के आपकी ग्रेन को ना खराब कर दे, वहाँ के लिए हम फ्यूमिगेशन करवाते हैं केमिकल्स का यूज करके, ताकि आपका जो स्टोरेज हाउस हो वो साफ सुथरा हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यूज करके हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये डैमेज हमको काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें भाई पैसा लगाया हुआ है, पैसे के साथ साथ हमने लेबर मेहनत करी हुई है, और ये मेहनत पे जब पानी फिर जाएगा तो हमारा कितना लॉस होगा। तो इसी नुकसान से फार्मर्स अपने आप को बचाने के लिए ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। ये सिंपल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे। अब हमने पहले तो इजी लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अब हम लोग मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस
Here is your very first medium level वाला question कि compare the use of manure and fertilizer in maintaining soil की fertility. आप manure और fertilizer को आपको compare करना है कि वो किस तरीके से soil की fertility को increase करते हैं. अगर मैं बात करूं आपके मैन्योर्स की, ठीक है, आपका जो मैन्योर होता है ना, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं, आपकी क्रॉप को चाहिए होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं. लेकिन मैन्योर जो होता है वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत इंक्रीज करता है. क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं प्रेजेंट होते. दे प्रिवेंट द पॉल्यूशन, ठीक है. एंड साथ में भाई ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रो करवा सकते हो. और अगर मैं बात करूं आपके फर्टिलाइजर्स की, अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर्स की, तो दे आर मैन मेड. वो सब क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, ठीक है. इनमें कितने सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं? क्या प्रेजेंट होते हैं? केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. अब भाई हम लोग बना रहे हैं फैक्ट्रीज में, तो ऑब्वियस सी बात है हम उतना ही न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड करते हैं जितना हमारे क्रॉप्स को जरूरत होती है, इसीलिए ये हमारे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं. लेकिन इनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत होता है, आपकी सॉइल जो होती है वो खराब हो जाती है. इतने सारे केमिकल्स जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सॉइल खराब होगी. इतने सारे केमिकल्स आपकी क्रॉप पे लग रहे हैं, और वो क्रॉप को जब आप खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी वो केमिकल्स जा रहे हैं जो आपको डिसीज कर सकते हैं. अगर ऐसी केमिकल वाली क्रॉप में आप जब इरिगेशन करते हो, पानी डालते हो, और वो पानी बह करके अगर किसी नदी में चला जाता है, तो वो रिवर जो होगी आसपास वो भी आपकी क्या हो रही है? पल्यूट हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. तो देख रहे हो आपके एक फर्टिलाइजर से जहां आपको डिसीज हो रही है, आपकी सॉइल भी पल्यूट हो रही है, आपका वाटर भी पल्यूट हो रहा है. तो इसीलिए भैया हमारा जो मैन्योर होता है वो कंपेयर टू फर्टिलाइजर ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है. क्यों रहता है? मैंने आपको बता दिया कि मैन्योर आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है सॉइल की बाय एनरिचिंग द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स एज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ द एनिमल एक्सक्रीटा. भाई एनिमल एक्सक्रीटा का डीकंपोजिशन करवा करके ही हम इसको बनाते हैं. जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मोस्टली आपके केमिकल्स से बने हुए होते हैं. किससे बने हुए होते हैं? केमिकल्स से बने हुए होते हैं, जो कि आपकी सॉइल को खराब करते हैं, और उनके एक्सेसिव यूज से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है. हेंस फर्टिलाइजर्स आर कंसिडर्ड गुड फॉर ओनली शॉर्ट टर्म यूज. सिर्फ बहुत ही कम टाइम के लिए फर्टिलाइजर्स को अच्छा माना जाता है. अदरवाइज आपकी बेटर यूज में मैन्योर सबसे बेटर रहते हैं कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स, ठीक है. Moving ahead with the next question, which method is commonly used for improving cattle breeds and why? तो भाई आपकी हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है. आपकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है कैटल्स की, इंडियन कैटल, ठीक है, इंडियन कैटल एंड आपके एक्सोटिक कैटल्स या फिर फॉरेन कैटल की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है इस मेथड में, ताकि क्या इंप्रूव होए? एक तो लैक्टेशन पीरियड इंप्रूव होए, ताकि वो लंबे टाइम तक हमको क्या प्रोवाइड कर सके? दूध प्रोवाइड कर सके, मिल्क प्रोवाइड कर सके. एंड दूसरी वो क्या हो? डिसीज रेजिस्टेंट हो. इन दो फैक्टर्स की वजह से ही हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं. अगर मैं बात करूं आपके फॉरेन ब्रीड की, तो आपकी फॉरेन ब्रीड जो होती है ना, उनकी लैक्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है. मतलब वो आपको दूध जो है ना, दूध का जो प्रोडक्शन है वो काफी लंबे टाइम तक दे सकती हैं. जबकि अगर मैं बात करूं इंडियन कैटल की, तो इंडियन कैटल ना उनके अंदर डिसीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, मतलब उनको बीमारियां जल्दी नहीं होती हैं. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें एक टाइप के कैटल में चाहिए थी, तो इसीलिए हमने फॉरेन ब्रीड को और इंडियन कैटल्स को क्रॉस करवा दिया, ठीक है, क्रॉस करवा दिया. तो आपको वाई का आंसर मिला. हमने क्रॉस ब्रीडिंग का मेथड यूज किया. बाय दिस मेथड वी कैन गेट द एनिमल्स विद द डिजायर्ड क्वालिटी, जिसमें लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड भी था और डिसीज रेजिस्टेंट की कैपेसिटी भी थी. इसीलिए हम लोगों ने इंडियन ब्रीड को और फॉरेन ब्रीड को क्रॉस ब्रीड करवा दिया, ठीक है. Moving ahead with the next
क्वेश्चन जो कि है 11th नंबर वाला कि डिस्कस द implications of the following statement. It is interesting to note that poultry is India's most efficient converter of low fiber foodstuff which is unfit for human consumption into highly nutritious animal protein फूड. तो भाई एग के अंदर कितना अच्छा खासा प्रोटीन होता है. तो बस ये स्टेटमेंट आपको यही बता रहा है कि जो पोल्ट्री होती है वो एग जनरेट करती है आपकी, और जो एग होते हैं वो प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स होते हैं. तो रिच सोर्स की वजह से आपका ये जो स्टेटमेंट हो जाता है बहुत ही करेक्ट हो जाता है. पोल्ट्री बर्ड्स जो होती हैं वो लो फाइबर फूड तो खाती हैं लेकिन आपको एग्स देती हैं और मीट देती हैं जो कि काफ़ी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है. खाना वो बहुत ही कम खाती हैं, लो फाइबर वाला फूड खाती हैं, लेकिन आपको कितना हाई फाइबर ऑफ फूड और प्रोटीन वाला फूड देती हैं इन कंपैरिजन टू इट्स food. Hence they are called most efficient converter of low fiber foodstuff into highly nutritious animal protein food. वो खाना खुद बहुत लो फाइबर का खाती हैं. खाना आपकी पोल्ट्रीज जो होती हैं, हैन और कॉक जो होते हैं, बहुत ही लो फाइबर वाला फूड खाते हैं, लेकिन आपको वो एग प्रोवाइड करते हैं और मीट प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर कितना अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है. इसीलिए उन्होंने ये चीज बोली थी, ये स्टेटमेंट बोला कि वो लो फाइबर फूड को हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड में कन्वर्ट करने की सबसे अच्छी ही टेक्निक है. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि आपके कैसे क्वेश्चंस हैं, दीज आर द हार्ड लेवल क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चंस हैं? हार्ड क्वेश्चंस हैं आपके. आर यू गाइज रेडी फॉर द हार्ड क्वेश्चंस? चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट हार्ड क्वेश्चन के साथ कि व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात मतलब यहाँ पे ये हो रही है कि क्या क्या आप चीज़ें ऐसी यूज़ करते हो जिससे आपकी कैटल और आपकी पोल्ट्री जो है वो सेफ रहे और डिसीज फ्री रहे. ऐसी क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ करते हो. तो अगर मैं इनकी मैनेजमेंट की बात करूँ तो आप उनको फीड अच्छे से करोगे. ऑब्वियस ही बात है, जब उनको फूड अच्छा मिलेगा तो अच्छे अमाउंट ऑफ मिल्क भी प्रोवाइड करेंगी और अच्छा अमाउंट ऑफ एग भी आपको देंगी. ठीक है. प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करोगे. भाई प्रॉपर शेल्टर उनको प्रोवाइड करोगे तो आप उनको धूप से भी बचा रहे हो, गर्मी से बचा रहे हो, ठंड से भी बचा रहे हो. तो ऑब्वियस सी बात है उनकी हेल्थ कैसी रहेगी? गुड रहेगी. दे विल बी हेल्दी. ठीक है, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी? वो लोग हेल्दी रहेंगे. नेक्स्ट, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन. क्लीनिंग एंड सैनिटेशन की वजह से क्या होगा? वो डिसीज फ्री रहेंगे, उनको कोई तरीके की बीमारी नहीं होगी. एक बात बताओ, आप लोग गंदी जगह में रहोगे तो आपको बीमारी होने का खतरा रहता है कि नहीं रहता है? सिमिलरली अगर आप अपनी पोल्ट्री और कैटल्स को गंदी प्लेस पे रखोगे तो उनको बीमारी होने के चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे. वही वो बोल रहा है. उनको बचाने के लिए आप वैक्सीनेशन देते हो और उनका टेम्परेचर कंट्रोल करते हो जितनी उनके बॉडी को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करके आप अपनी कैटल को और पोल्ट्री को मैनेज कर सकते हो. Moving ahead to the next question, that is the 13th question कि what are the advantage of composite fish culture. देखो composite fish culture में आप 5 और 6 species of fishes को 6 species of fishes को एक साथ ग्रो करवाते हो. ग्रो इन सिंगल पॉन्ड. कंपोजिट फिश कल्चर में आप 6 या 7 या 5 या 6 डिफरेंट फिश की स्पीशीज को सिर्फ एक ही तालाब में ग्रो करवाते हो ताकि उनसे आपको अच्छा खासा मीट मिल सके. और ये फिशेस जो होती हैं ये आपस में एक दूसरे से खाने को लेकर के कंपटीशन नहीं करती हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज आपके कंपोजिट फिश कल्चर का यही होता है कि इसमें हम वो फिश की स्पीशीज को चूज करते हैं जो आपस में खाने को लेकर के लड़ती नहीं है. अब अगर वो खाने को लेकर के नहीं लड़ रही हैं तो आपको 6 तरीके की डिफरेंट फिशेस मिली और उनके 6 तरीके के उनके बच्चे भी आपको मिलेंगे क्योंकि वो आपस में ब्रीड भी करेंगी, रिप्रोडक्शन भी करेंगी. भाई जब वो रिप्रोडक्शन करेंगी तो धीरे धीरे करके उस सिंगल पॉन्ड के अंदर आपके पास कितनी सारी फिशेस आ जाएंगी जिसको आप बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो. तो यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपके कंपोजिट फिश कल्चर का कि ये आपकी फिशेस की यील्ड को इंक्रीज करता है. In this method 5 or 6 different species are grown together in a single fish pond. ठीक है, एक सिंगल फिश पॉन्ड में हम इनको ग्रो करते हैं जिनका हैबिटेट भी और फूड का हैबिटेट जो होता है अलग अलग होता है. इससे क्या होता है वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से लड़ती नहीं है और इसकी वजह से आप बहुत
इंटेंसिव फिश फार्मिंग कर पाते हो। आपको 5 और 6 फिशेस की डिफरेंट वेराइटीज मिलती है, उनके बच्चे आपको मिल जाते हैं, जिसको अगर आप उनका मीट बेचोगे तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। तो यही सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है कंपोजिट फिश कल्चर का। Moving ahead with the next question कि explain any one method of crop production which ensures the high yield। भाई देखो इसमें 3 मेथड्स हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था या तो हम उनको न्यूट्रिएंट दे करके, मैन्योर के थ्रू या फिर फर्टिलाइजर के थ्रू हम उनको अच्छे खासे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देंगे तो वो ग्रो अच्छी करेंगी, या फिर इरिगेशन आप अच्छा कर रहे हो उसका, ठीक है, या तो आप इरिगेशन अच्छा कर रहे हो या फिर आप क्रॉपिंग पैटर्न पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, क्रॉपिंग पैटर्न पे ध्यान दे रहे हो जिससे उनकी हाई यील्ड हो सकती है। जैसे कि आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग कर ली, ठीक है, आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग कर ली, दूसरा आपने इंटर क्रॉपिंग कर ली, और थर्ड आपने क्रॉप रोटेशन कर लिया, कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी इन सारे मेथड्स का यूज करके अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हो। तो क्रॉप रोटेशन से कर सकते हो या फिर उनको अच्छे खासे अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हो, और जैसे कि इस मेथड से आपका फर्टिलाइजर का नीड भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। Moving ahead with the next question, how do storage grain losses occur and what are the advantages of intercropping and crop rotation? आपकी स्टोरेज ग्रेन का सबसे बड़ा लॉस होता है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से ही आपका ग्रेन जो होता है वो लॉस होता है। बायोटिक फैक्टर्स में अगर आपके स्टोरेज में हाउस जहाँ पे आपने अपने ग्रेन को संभाल करके रखा है वहाँ पे कोई चूहा आ गया, उसने आपकी ग्रेन खराब कर दी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया ग्रेन में, या कोई वायरस लग गया उसको, या फंगस लग गया, या फिर बारिश पड़ी, बारिश का पानी आपके स्टोरेज ग्रेन में भर गया, तो गीली वाली ग्रेन्स को कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, उनमें फंगस लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सारी क्रॉप्स की वजह से, यही बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से आपकी ग्रेन्स जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन की, तो इंटरक्रॉपिंग में हम 2 या मोर क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवाते हैं एक ही पीस ऑफ लैंड में, लेकिन एक डेफिनेट रो में। जैसे कि ये मेरा एक क्रॉप का फील्ड है, उसमें मैंने 3 क्रॉप्स को ग्रो करवाया, ग्राम को ग्रो करवाया, वीट को ग्रो करवाया एंड मैंने सोयाबीन को ग्रो करवा लिया। इन तीनों को मैं एक साथ एक ही क्रॉप पे ग्रो करवा रही हूँ, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में, कि ये 2 में आपका ग्राम ग्रो करेंगे, ये 2 में आपका वीट ग्रो करेंगे और इन 2 में आपकी सोयाबीन ग्रो करेगी। इसको हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग करने से आपकी क्रॉप के खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कि बाई चांस अगर आपकी एक क्रॉप खराब हो गई तो आपके पास 2 क्रॉप तो बचेंगी जिसको आप बेच करके पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। तो इससे क्या हुआ, आपका इकोनॉमिकल लॉस कम हो गया। क्या हो गया? इकोनॉमिकल लॉस कम हो गया। क्रॉप रोटेशन जो होता है उसमें हम न्यूट्रिएंट्स को और मैनेज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैंने लिया सीरियल 1, फिर मैंने लिया एक पल्स की क्रॉप और मैंने ली एक सीरियल 2 की क्रॉप। सीरियल 2 और 1 और 2 के बीच में मैं एक पल्स की क्रॉप को ग्रो करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो सीरियल की क्रॉप होती है वो नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करती है। अगर हम कंटिन्यूअसली सीरियल की क्रॉप ग्रो करवाने लगेंगे तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हम 2 सीरियल क्रॉप के बीच में एक पल्स की क्रॉप ग्रो करवाते हैं, क्योंकि पल्स जो होता है वो आपका लेग्यूमिनस प्लांट होता है। लेग्यूमिनस मतलब उसकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को लेकर के सॉइल के अंदर फिक्स करता है। इससे क्या हुआ, सीरियल ने जो नाइट्रोजन यूज की थी उसको वापस से कंपेंसेट करने के लिए पल्स ने काम कर दिया। अब आप पल्स के बाद एक और सीरियल की क्रॉप ग्रो करोगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अच्छे खासे अमाउंट में नाइट्रोजन अवेलेबल होगा। तो यही 2 एडवांटेज रहते हैं आपके इंटरक्रॉपिंग के एंड क्रॉप रोटेशन के। देखो, बायोटिक फैक्टर जैसे कि इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट डैमेज करते हैं आपकी सीड्स को, जो कि अनफिट
हो जाती है फर्दर कंजम्पशन के लिए। एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर की वजह से भी आपकी जो सीड होते हैं उनकी जर्मिनेटिंग की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, जो कि फार्मर्स आगे चल के यूज नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और पेस्ट को स्प्रेड होने से बचाता है। चलो, तो दिस वाज अ होमवर्क क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन ऑल्सो। अगर सेशन पसंद आया हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो ये सेशन को शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके, एडवांटेज मिल सके। और अगर आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशन के डे टू डे अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।